हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। कल मैंने आपसे यह शेयर किया था कि कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे ज्ञात करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में मोड ज्ञात करने के लिए दो रीति अपनाते हैं। प्रथम थी निरीक्षण रीति, जिसमें आवृत्तियों का वितरण नियमित हो और प्रारंभ में आवृत्तियां बढ़ती, मध्य में अधिकतम और उसके बाद में गिरती हुई हो, तो आप अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य वर्ग को बहुलक वर्ग घोषित करके और उस बहुलक वर्ग में बहुलक मूल्य ज्ञात करने के लिए कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला कंटिन्यूस सीरीज में लगातार चलेगा। दरअसल में कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक के दो फार्मूले होते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था वो प्रथम सूत्र था, और एक और सूत्र होता है जिसको हम वैकल्पिक सूत्र बोलते हैं बहुलक का। इस वैकल्पिक सूत्र को हम तभी प्रयोग करते हैं जब प्रथम सूत्र से प्राप्त बहुलक का मान बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर आए। जैसे माना बहुलक वर्ग आपका है 10 से 20 और आपने पहला सूत्र लगाया और अब बहुलक का मान माना 10 से कम आया या 12 से 20 से ज़्यादा आया, तो उस पोजीशन में आपको वैकल्पिक सूत्र लगाना पड़ेगा। आज मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। अब मैं कंटिन्यूस सीरीज का जो दूसरा मेथड है समूहन रीति, उसके बारे में आपको बताता हूं। यद्यपि समूहन रीति वही है जो हमने खंडित श्रेणी में की थी, और यहाँ भी खंडित श्रेणी में सतत श्रेणी में भी वही सारे स्टेप हमें समूहन रीति में अपनाने पड़ेंगे। बहुलक में कई सारी बारीकियां हैं, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। समूहन रीति हम तब अपनाते हैं जब आवृत्तियों का वितरण नियमित ना हो, यानी आवृत्तियों को अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करो तो आपको परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व नहीं मिले, यानी पूर्णतः सममित घंटी के आकार का वक्र नहीं मिले, और आवृत्तियां कहीं बढ़ जाए कहीं घट जाए, कुछ इस प्रकार का हो, या आवृत्तियां अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य वर्ग श्रेणी के बिल्कुल प्रारंभ में हो या अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य वर्ग श्रेणी के बिल्कुल अंत में हो। तो ऐसी स्थिति में आपको जरा सा डाउट हो जाए तो आपको तुरंत समूहन करना है। वो जो कल मैंने बात कही थी कि मूल्य वर्ग अगर समावेशी हो तो उन्हें अपवर्जी में बदलना है, वो बात वैसी की वैसी है। यहाँ हम कंटिन्यूस सीरीज में ही मोड निकालने का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, तो वहीं से शुरू करता हूँ। अगर दिए गए मूल्य वर्ग समावेशी हों तो उन्हें अपवर्जी में बदलिए। दूसरा जो काम है वो है बहुलक वर्ग का निर्धारण, और बहुलक वर्ग के निर्धारण के लिए यदि आवृत्तियों का वितरण नियमित न हो तो आप फिर जो है समूहन करिए। समूहन के लिए स्टेप्स में खंडित श्रेणी में बता चुका हूँ, मैं आज फिर से बताता हूँ। समूहन दरअसल में हमारे मूल्य वर्ग की जो आवृत्तियों का जो कॉलम है उसके बाद हमें 5 कॉलम और बनाने होते हैं। प्रथम कॉलम दी हुई आवृत्तियों वाला ही होता है। द्वितीय कॉलम जो है वो दो आवृत्तियों का योग होता है। याद रखिए, प्रथम कॉलम में दी हुई जो आवृत्तियां हैं उसमें शुरू से 2 आवृत्तियां जोड़िए, उनका जोड़ आप दूसरे कॉलम में लिखिए, अगली 2 जोड़िए, उनका जोड़ दूसरे कॉलम में लिखिए। यही काम आपको अंत तक करना है जब तक कि 2 आवृत्तियां रहती है। माना लास्ट में जाकर के 1 आवृत्ति रहती है तो आपको उसका कुछ नहीं करना, आपको उसे छोड़ देना है। तो प्रथम कॉलम में दी हुई आवृत्तियां, दूसरे कॉलम में 2 का जोड़, और तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति छोड़कर 2 का जोड़। याद रखिए, पहली आवृत्ति छोड़कर, यानी हमारा जो प्रथम कॉलम है आवृत्तियों वाला, उसमें पहली आवृत्ति छोड़ दीजिए और उसके बाद 2 आवृत्तियों को जोड़िए और उसको तीसरे कॉलम में लिखिए। ये काम आपको अंत तक करना है। तो पहला कॉलम दी हुई आवृत्तियां, दूसरा कॉलम 2 का जोड़, और तीसरा कॉलम प्रथम आवृत्ति छोड़कर 2 का जोड़। चौथे कॉलम में आपको 3 आवृत्तियों का योग लिखना है। 3 आवृत्तियां, वही प्रथम कॉलम वाली आवृत्तियां जो है उसमें जो प्रथम 3 आवृत्तियां हैं उनको जोड़िए और उसको चौथे कॉलम में लिखिए। ये काम आपको अंत तक करना है जब तक आपको 3 आवृत्तियां प्राप्त होती रहती हैं। अगर 3 से कम प्राप्त होती हैं तो आपको उसका कुछ नहीं करना, आपको 3 आवृत्तियों का योग लिखना है चौथे कॉलम में। 5वें कॉलम में आपको पहली आवृत्ति छोड़कर 3 का योग लिखना है।
और छठे कॉलम में आपको शुरू की 2 आवर्तियां छोड़कर 3-3 का योग लिखना है। तो 6 कॉलम बनते हैं। 6 कॉलम में पहले कॉलम में दी हुई आवर्तियां, दूसरे में 2-2 का जोड़, तीसरे में प्रथम आवर्ती छोड़कर 2-2 का जोड़, चौथे में 3-3 आवर्तियों का जोड़, पांचवें में पहली आवर्ती छोड़कर 3-3 का जोड़ और छठे में शुरुआत की 2 आवर्तियां छोड़कर 3-3 का जोड़ करना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉलम और बनाना है। सामान्यतः हम उसको विश्लेषण सारणी बोलते हैं। इस विश्लेषण सारणी में क्या करना है ये मैं आपको अभी बताता हूं। अब आपने जो 6 कॉलम बनाए हैं और 6 कॉलम में जो आवृत्तियों के योग आपने लिखे हैं, प्रत्येक कॉलम में जो भी अधिकतम है उसको अंडरलाइन कर दीजिए या सर्किल कर दीजिए। जैसे पीडीएफ जो मैंने शेयर किया था, उस पीडीएफ में एक सवाल था और उस सवाल में बाकायदा समूहन करके बताया गया था, तो आप उस उदाहरण की सहायता ले सकते हो। तो आप प्रत्येक कॉलम में अधिकतम को अंडरलाइन कर दीजिए। याद रखिए, किसी कॉलम में 2 अधिकतम हो सकते हैं, यानी जैसे एक कॉलम में 28-28 2 बार आया है और 28 मैक्सिमम है, तो 28-28 अगर 2 बार आया है तो दोनों को अंडरलाइन करना है। तो आपको 6 कॉलम में अधिकतम को अंडरलाइन करना है। और ये जो अधिकतम को अंडरलाइन किया है, इसके बाद में आप विश्लेषण सारणी में आइए और विश्लेषण सारणी में आपको प्रत्येक कॉलम में जो अधिकतम है उस अधिकतम में कौन कौन से मूल्य वर्ग की आवर्तियां शामिल है ये आपको निकालना है। जैसे प्रथम कॉलम में हमारा वो जो उदाहरण है, प्रथम कॉलम में अधिकतम है 17 जो 28 से 32 जो मूल्य वर्ग है उसकी आवर्ती है, तो आप 28 से 32 मूल्य वर्ग वाली लाइन में एक अवार्ड दे दीजिए कि ये अधिकतम में एक बार शामिल हो गया। इसी तरह से दूसरा जो कॉलम है उसमें जो अधिकतम है उस अधिकतम को अंडरलाइन करके और उसमें जो दो आवर्तियां शामिल है उन दोनों आवर्तियों की लाइन में भी एक एक अवार्ड दे दीजिए। ये काम आपको 6 कॉलम के लिए करना है। 6 कॉलम करने के बाद फिर आपको विश्लेषण सारणी में यह पता लगेगा कि किस मूल्य वर्ग की आवर्ती इन समूहन के 6 कॉलम में अधिकतम में सबसे ज्यादा बार शामिल हुई है। जिस मूल्य वर्ग की आवर्ती में ये गुण है वो मूल्य वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे हमारे उस उदाहरण में, अगर आप उस उदाहरण की सहायता लो तो उस उदाहरण में मूल्य वर्ग जो है वो 16 से 20 जो है, नहीं सॉरी 12 से 16 जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो उसके बाद में फिर आपको सूत्र लगाना है और सूत्र वही है, z बराबर L1 प्लस लंबी लाइन ऊपर F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सारे के साथ गुणा में I। ये आपको मैं प्रथम सूत्र बोल रहा हूँ। इस प्रथम सूत्र में आपका जो मूल्य वर्ग है उस मूल्य वर्ग के अनुरूप मूल्य पुटअप करिए। मैंने कल आपको बताया था मूल्य वर्ग की खुद की आवर्ती F1 कहलाती है, मूल्य वर्ग से छोटे वर्ग की आवर्ती F0 कहलाती है और मूल्य वर्ग के तुरंत बाद वाले बड़े वर्ग की आवर्ती F2 कहलाती है। तो आप F0, F1, F2 और L1 और I जो है वो अपने सूत्र में पुटअप कीजिए और Z के लिए गणना कीजिए। Z का मान आपका जो मूल्य वर्ग निर्धारित हुआ है, जैसे इस सवाल में 12 से 16 निर्धारित हुआ है, तो वो 12 से 16 के बीच में आना चाहिए। अगर वो 16 से क्रॉस हो जाए या 12 से कम रह जाए तो आपको वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना है। याद रखिए, आपको भले ही यह मालूम हो कि इस सवाल में वैकल्पिक सूत्र से ही उत्तर आएगा, तब भी आपको सीधा वैकल्पिक सूत्र नहीं लगाना है। हमेशा पहले आप प्रथम सूत्र प्रयोग करेंगे और प्रथम सूत्र से Z का मान कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में नोट लगाएंगे कि चूंकि प्रथम सूत्र ने बहुलक का मान बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर दिया है, अतः हम वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। और वो वैकल्पिक सूत्र क्या है ये भी आपका से PDF में शेयर किया जा चुका है, मैं यहाँ बोल करके बताता हूँ। Z बराबर, यानी Z माने बहुलक, बराबर L1 प्लस के बाद में एक लाइन ऊपर F2 और बटा में F2 के बटा में F0 प्लस F2। याद रखिए, बटा में F0 प्लस F2 है और गुणा में I। ये जो है वैकल्पिक सूत्र है। इस वैकल्पिक सूत्र में मान पुटअप कीजिए
तो आपका बहुलक जो है वो बहुलक वर्ग की सीमाओं में आएगा। ये जो सूत्र है ये कभी भी बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर बहुलक का मान नहीं बताएगा। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ बातें और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि बहुलक निकालने के लिए किसी भी कंटिन्यूअस सीरीज में संपूर्ण श्रेणी में वर्ग विस्तार यानी आई का समान होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी सवाल में श्रेणी में वर्ग विस्तार समान नहीं है तो बहुलक की गणना से पूर्व वर्ग विस्तार को समान कर लिया जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा नोटिंग है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक श्रेणी का प्रथम वर्ग ही बहुलक वर्ग डिक्लेयर हो जाता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन फिर भी अगर प्रथम वर्ग ही बहुलक वर्ग घोषित हो गया तो उससे पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति को F0 आपको घोषित करना है। तो पूर्व वाला वर्ग है ही नहीं तो आपका F0 शून्य होगा और F2 उससे अगले वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी। तो अगर प्रथम वर्ग ही बहुलक वर्ग हो तो F0 शून्य होगा। यदि अंतिम वर्ग बहुलक वर्ग हो तो F2 शून्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। एक और बात भी, कभी कभी ऐसा होता है कि श्रेणी में मूल्य वर्ग बढ़ते हुए ना देकर के घटते हुए दिए जाते हैं। यानी श्रेणी हमारी असेंडिंग होने के बजाय डिसेंडिंग होती है। शुरू में बड़ा वर्ग दे करके उसके बाद के वर्ग जो है लगातार घटते हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करने से पूर्व पूरी श्रेणी के सभी मूल्य वर्गों को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर लीजिए और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज इतना ही, धन्यवाद। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा तो बहुलक से संबंधित कोई समस्याएं हो तो उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।